Today we are going to discuss about the Bohr's theory of the hydrogen spectrum. So Bohr made the following assumptions. Number one, the Bohr's first postulate. The electrons rotate around the nucleus in various stationary or non-rotating circular orbits. The necessary centripetal force to keep the electron in closed circular orbit is provided by the electrostatic attraction between the electron and the nucleus. So this is the दिस इज द न्यूक्लियस हमारे पास, और ये हमारे पास जो है ऑर्बिट्स हैं. तो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट्स. तो इस पे हमारे पास क्या काम करेगा, एक तो सेंट्रिपेटल फोर्स है जो वर्क करेगा, और टू कीप ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हमारे पास जो है वो सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर होगा. तो ये जो है द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स जो है हमारे पास है वो कितना होता है, mv²/r. अगर क्या हमारे पास जो है m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. ये हमारे पास r जो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये जो है मूव करता है ऐसे. तो ये हमारे पास जो सेंट्रिपेटल फोर्स होगा दैट विल बी टुवर्ड द न्यूक्लियस. तो हमारे पास क्या होगा, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट है. जो ये ऑर्बिट रेडियस सर्कुलेट करेगा उसका रेडियस है वो r होगा. v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा जो रिवॉल्व करेगी, और m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो सेंट्रिपेटल फोर्स दैट विल बी टुवर्ड द न्यूक्लियस हमारे पास लगेगा, और उसका वैल्यू कितनी होगी, mv²/r के बराबर होगा. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन होंगे वो जेड प्रोटॉन मान लिया है, जेड एटॉमिक नंबर है, तो जेड प्रोटॉन हो गया हमारे पास, और ई द चार्ज. तो टोटल चार्ज हमारे पास जो है ऑन द न्यूक्लियस दैट इज जेड ई, और ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास फोर्स होगा वो कितने के बराबर होगा, के इंटू जेड ई इंटू ई. फोर्स ये हमारे पास होगा के इंटू एफ1, वो Q1 कितना ये, और Q2 हमारे पास ये है, और डिवाइड बाई द डिस्टेंस r². तो ये हमारे पास आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई r². ये हमने यहाँ पर लिखा है, और के की वैल्यू होती है 1.4/7 के बराबर. तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास हो जाएगा द सेंट्रिपेटल फोर्स mv²/r इक्वल टू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर/r² के बराबर हो जाएगा. दैट इज फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट. द बोर्स सेकंड पोस्टुलेट इज ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन व्हिच द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये रोटेट करेगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैपिटल L दैट विल बी इक्वल टू mvr से डिनोट होता है, और वो किसके मल्टीपल में होना चाहिए, h/2π के मल्टीपल में होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल. जो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी इसमें, n1 2 3 कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती है. तो mvr इक्वल टू nh/2π के बराबर होगा. नाउ थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास क्या कहता है, तो ये है नो एनर्जी इज रेडिएटेड बाय द एटम सो लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव इन इट्स स्टेशनरी ऑर्बिट. अगर ये इसी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो कोई एनर्जी इसमें से रिलीज नहीं होगी, ना तो एब्जॉर्ब होगी और ना रिलीज होगी, ना तो इमिट होगी और ना एब्जॉर्ब होगी. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, यानी कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और ऊपर से नीचे आएगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो हमारे पास ये इमिट करेगा एनर्जी. तो इनका जो डिफरेंस है, जो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन का या इमिशन का जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो किसके बराबर होगा, h/nu के बराबर होगा. तो ये हम कहते हैं the emission or absorption of the energy take place when electron jumps from one permitted orbit to another permitted orbit. तो E1 जो डिफरेंस है E1 और E2 का वो किसके बराबर होगा, h/nu के बराबर होगा. E1 और E2 are the energy associated with the system in two stages, that is the initial and the final stage. Initial and the final stage. वो absorption में कोई जैसे भी होगी आपके पास लोअर ऑर्बिट वही हायर ऑर्बिट. तो फ्रॉम इक्वेशन अब ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई. ये E1 डिफरेंस टू E2 कितना बराबर होगा, h/nu के बराबर. फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है mv² बराबर k जेड ई स्क्वायर अपॉन r.
क्योंकि r से r कैंसिल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इज वेलोसिटी की वैल्यू जो आएगी वो NH/2 पाई mr आ जाएगी। और फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस ये v वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आ जाएगी m NH/2 पाई mr का होल स्क्वायर और इक्वल टू kz स्क्वायर अपॉन r। ये आ जाएगी m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू kz स्क्वायर अपॉन r। ये आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर mr इक्वल टू kz स्क्वायर। इससे आ जाएगी r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m kz स्क्वायर। तो इससे हम देखेंगे कि r जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है n के, क्योंकि h इज कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, k इज कांस्टेंट 9×10⁻⁹ होता है ये, है ना। और इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हमारे पास जो है z जो है इलेक्ट्रॉन के उसमें हाइड्रोजन के केस में वो कांस्टेंट होता है, या किसी भी कोई सा भी हमारे पास एटम हो उसका एक कांस्टेंट होगा। ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो आर जो प्रोपोर्शन होगा वो n स्क्वायर के हो जाएगा। दस द रेडियाई इज ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट्स आर इन द रेशियो, किसके रेशियो में हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर, 2 सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर। तो जो आर है वो क्या हो जाएगी 1:4:9:16 हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 and 5 हमारे पास इन दोनों से हमारे पास v की वैल्यू NH/2 पाई और ये m इंटू r की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ रख देंगे, तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई kz स्क्वायर अपॉन NH। Thus the velocity of an electron decreases with the increase in the order of the orbit। जैसे जैसे ये हमारे पास n की वैल्यू बढ़ेगी v की वैल्यू घटती चली जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर के बराबर होती है। हाफ m हमें पता है और v की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो फ्रॉम ये हाफ m v स्क्वायर और फ्रॉम इक्वेशन 4 ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, m v स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो इससे यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगी हाफ के z स्क्वायर अपॉन r। ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। नाउ कम्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन चार्ज -e फ्रॉम इंफिनिटी टू द डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze, which is given by पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास इंफिनिटी से r तक। वर्क डन क्या होता है F इंटू डी आर के बराबर। F क्या है हमारे पास k z इंटू ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो है F क्या हो गया k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। q1 क्या हो गया z और q2 क्या हो गया इलेक्ट्रॉन चार्ज दैट इज कितना हो गया e और डिस्टेंस कितना हो गया r का हो गया। तो ये हमारे पास k z स्क्वायर इंफिनिटी टू r डी आर बाई आर स्क्वायर और ये आ जाएगा के जेड स्क्वायर। इसको इंटीग्रल कर लीजिए i⁻² + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 और इंफिनिटी टू r हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई -1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी और ये आ जाएगा के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई -r और ये आ जाएगा के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई -r। तो ये क्वेश्चन 9 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी वी कैन कैलकुलेट दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है वो अभी निकाली -kz² डिवाइड बाई r और काइनेटिक एनर्जी है हाफ के z² डिवाइड बाई r। तो दोनों को सम कर दीजिए यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास ये n इक्वल टू -kz² डिवाइड बाई 2r और r की वैल्यू हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 6। ये वैल्यू हम याद रख देंगे 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन r की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर m kz² डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। तो en की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 पाई स्क्वायर m e⁴ k स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। तो नेगेटिव साइन, इसमें जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है हमारे पास द नेगेटिव साइन ऑफ द एनर्जी शोड दैट द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो कितनी एनर्जी हमें चाहिएगी कि हमें इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालना है, ऑर्बिट से निकालना है। तो नेगेटिव साइन ऑफ द एनर्जी शोज दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर ले आने। तो इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का बाउंड है, न्यूक्लियस से बाउंड होता है एंड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द एटम। इस एटम से एस्केप नहीं कर सकता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द आउटर n2 ऑर्बिट, अगर हम आउटर जो ऑर्बिट है वो n2 माने और इनर ऑर्बिट को हम n1 माने, तो द ऑर्बिट द डिफरेंस इन एनर्जी
of two orbits is emitted by the light of frequency nu is given by किससे, बोर थर्ड पोस्टुलेट से, और वो क्या होगी, h nu बराबर e n2 माइनस n1। तो ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास हो गया h nu बराबर e n2 के लिए हमारे पास यहाँ पर n2 रख दे तो ये आ जाएगा, n1 रख दे तो ये आ जाएगा। तो ये माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू पावर 4 k z स्क्वायर डिवाइड बाई n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाई n1 स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये आ जाएगा न्यू इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाई h क्यूब और ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। नाउ फॉर द हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू क्या है, 1 है हमारे पास, z की वैल्यू 1 है, दैट इज फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए तो न्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू पावर 4 k स्क्वायर डिवाइड बाई h क्यूब और ये आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा k की वैल्यू है पता है 1/4 तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो न्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m e रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो वेव नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू बार इक्वल टू न्यू बाई सी से डिवाइड कर दे तो वेव नंबर आ जाएगा और सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है तो ये न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा के बराबर भी हो जाएगा और न्यू बार की जो वैल्यू है वो न्यू बाई सी, इसको सी से डिवाइड कर दें तो m e रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब सी ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगी वेव नंबर की। तो वेव नंबर हम जो ये जो वैल्यू है m e रेज़ टू पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब सी, इसको क्या लिख देते हैं r, कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं और ये हमारे पास इसको हम ये कहलाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। द वैल्यू ऑफ r, अगर हम इसमें वैल्यू रख दें इलेक्ट्रॉन के मास की, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास वो पता है, h प्लैंक कांस्टेंट पता है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, इन सब की वैल्यूज रखने के बाद r की जो वैल्यू है वो आती है 1.096 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर के बराबर आता है, विच इज गुड एग्रीमेंट विद द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा ऑफ द बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में यानी कि हमारे पास जो बाल्मर सीरीज है उसका हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बाल्मर सीरीज में n1 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, बाकी ये n2 की वैल्यू जो है वो 3, 4, 5 तक होती है। तो ये बाल्मर सीरीज कहलाती है। Now spectral lines, spectral series of the hydrogen atom. तो various series are there in hydrogen atom as follows. क्या है, नंबर 2 है, नंबर 1 है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2, 3, 4। तो न्यू बार जो है वो कैपिटल R, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो द रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट इन दिस सीरीज इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट। सिमिलरली सेकेंड वाला जो है हमारे पास वो हमारे पास थर्ड से फर्स्ट में, फिर फोर्थ से फर्स्ट में। तो ऐसे हमारे पास ये जो है ये सारी जो है वो ये लाइमन सीरीज कहलाएगी। ऐसे ही जो हमारे पास सेकंड सीरीज है वो कहलाती है बाल्मर सीरीज, उसमें n1 इक्वल टू 2 और n1 इक्वल टू 2 n2 इक्वल टू 3, 4, 5। तो ये हमारे पास जो है ये बाल्मर सीरीज बन जाएगी। इसमें जो ऑर्बिट है, जो लोअर ऑर्बिट है वो कौन सी है, सेकेंड ऑर्बिट, और हायर ऑर्बिट इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है ये आती रहेंगी। ऐसे ही पैशन सीरीज, इसमें n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो सीरीज बनाती है पैशन सीरीज, n1 इक्वल टू 4, n2 इक्वल टू 5, 6, 7 ये बनाती है ब्रैकेट सीरीज। ये वाली सीरीज है ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। ऐसे ही n1 इक्वल टू 5 हो जाए तो n2 इक्वल टू 6, 7, 8 एंड सो ऑन आगे चला जाए तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज बनाती है, फंड सीरीज बनाती है। तो ये हमारे पास लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, ये हमारे पास 5 तरह की हमारे पास सीरीज हो गई। नाउ द एनर्जी वैल्यूज ऑफ ईच ऑर्बिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम ये निकाल सकते हैं। लास्ट में जो है हम n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी माने तो उसकी जो एनर्जी है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी हमने देखा है, द एनर्जी वैल्यू इज दिस, En इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाय l स्क्वायर h स्क्वायर। हम इसको अगर R की फॉर्म में लाना चाहें तो R की जो वैल्यू है ये इसमें पुटअप कर दें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, और फॉर द हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये En की वैल्यू माइनस m e रेज़ टू पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगी।
और आर की वैल्यू हम वहां से पुट करते हैं, तो ये हमारे पास ई एन की वैल्यू माइनस आर एच सी डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम लेवल डायग्राम की बात डिस्कस करें, लेवल डायग्राम बनाए हम, तो फर्स्ट लेवल जो है हमारे पास ई, ये जो है n इक्वल टू 1 के लिए आएगा, n इक्वल टू 1 के लिए, तो ये इसकी वैल्यू एनर्जी वैल्यू हो जाएगी माइनस ये। फिर n इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ये आ जाएगा माइनस एन आर एच सी डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ये एनर्जी लेवल हमारे पास एनर्जी एन को बताएगा, एन की वैल्यू को हमें बताएगा। इसी तरह से अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए तो en की जो वैल्यू है वो यहाँ इन्फिनिटी रख दें, तो en की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हमारे पास जो लास्ट ऑर्बिट इन्फिनिटी पर ऑर्बिट होगी तो उस पर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो व्हेन n इक्वल टू इन्फिनिटी द एनर्जी बिकम्स 0 which is the energy of the electron outside the orbit, outside the orbit हमारे पास ये एनर्जी इसकी होगी। तो सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी माइनस आर एच सी डिवाइड बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।